हाँ गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। अपन थर्मो पढ़ रहे थे ना, टाइम टेबल में वो लिखा है रे ऑप्टिक्स। ओके ये वाला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखता है ये बताया था, है ना? सर हाँ बेटा। मुझे लास्ट लेक्चर के एग्जाम में से डाउट है। हाँ बोलो। ये सर वाला? नहीं, इसके पीछे वाला, ये वाला? उसके भी पीछे वाला। ये वाला? हाँ सर, यहाँ पे हम लोग ने 40 और 100 को इक्वेट कैसे किया था, एक बार आप वापस बोल सकते हो? 40 और 100 को इक्वेट कैसे किया मैंने? 40 सॉरी। इसको और इसको कैसे इक्वेट किया ना? सर तो मैंने किया कि इसमें हमने देखा था एक तरफ वाटर ने 900 कैलोरीज हीट क्या किया, एब्जॉर्ब का उल्टा क्या होता है? रिलीज। रिलीज किया, हाँ ठीक है। तो 900 कैलोरीज रिलीज किया और दूसरी तरफ आइस ने मेल्ट होने में 800 कैलोरीज एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। हाँ तो सर। हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों 0 डिग्री पर आते हैं, पर एक्चुअल में ये 0 डिग्री पे आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसे समझो कि अगर ये 0 पर आएगा तो 900 रिलीज किया, 800 एब्जॉर्ब हुआ, तो हमारे पास 100 कैलोरी हीट बचा हुआ है। यस सर। ओके, तो 100 कैलोरी अगर हीट बचा हुआ है और थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया कि ये 0 पर आ गया, तो 0 पर हमारे पास टोटल कितना वाटर हो जाएगा? इधर 40 10 ग्राम। ग्राम और 30 ग्राम 40 ग्राम। हाँ सर। और हमारे पास 100 कैलोरी हीट अवेलेबल है। यस सर। दिस इज हीट रिलीज्ड। अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है, और इसको एब्जॉर्ब तो किया ही नहीं किसी ने, तो ये कैसे, तो एब्जॉर्ब ये करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ये एब्जॉर्ब करेगा टू गो टू सम टेम्परेचर टी, ओके सर। और वो एब्जॉर्ब करेगा, वो मैंने लिखा है ms डेल्टा टी, और हाँ मैग्नेटिक सर। इक्वेट कर दिया। ओके यस सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वही सब में सर हम लोग ये मान रहे हैं ना कि वो 0 डिग्रीज पे आएगा, ये जरूरी हाँ थोड़ी ना हाँ कि हाँ, वो। ये अजम्पशन है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, अदरवाइज। और हाँ सर फिर वो जो टी निकाला है हमने बाद में उसका, वो हम लोग के ओरिजिनल सब मासेस के साथ, आइस और वाटर के साथ सर क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या, ये फाइनल टेम्परेचर होगा। इतनी हीट रिलीज जब ये 40 ग्राम एब्जॉर्ब करेगा तो इसका फाइनल टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्योंकि 0 पर रिलीज ज्यादा थी, एब्जॉर्ब कम थी, तो इस लास्ट स्टेप में एब्जॉर्ब और हो जाएगी और फिर रिलीज और एब्जॉर्ब इक्वल हो जाएंगे। ओके यस सर। मतलब रिलीज अभी एक्स्ट्रा है ना, -100 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और फाइनली कुछ टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा।
सर एक सेकेंड, लास्ट वो जो लास्ट क्वेश्चन कराया था दिखा दो। लास्ट क्वेश्चन ये वाला। हाँ सर, एक मिनट। हाँ 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 देखो। तो यहाँ पे हमने वाटर वेपर को वो कब तक रिलीज करेगा? एक सेकेंड। 1 ग्राम ऑफ आइस इज केप्ट एट अ रूम फुल ऑफ स्टीम। बहुत सारा स्टीम है और उसमें 1 ग्राम आइस डाल दिया। ओके, हाँ सर। तो पहले मुझे बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। 0। अगर बहुत सारा स्टीम है तो क्या स्टीम सारा कंडेंस हो जाएगा? नहीं सर। तो एंड में, एट द एंड ऑफ द डे, देयर विल बी स्टीम स्टिल इन द रूम। हाँ तो इसका मतलब सब चीजों का टेम्परेचर कहाँ पहुंच चुका होगा? 100 डिग्री। मतलब उस रूम में तुम भी खड़े हो जाओ अगर, तो थोड़ी देर बाद तुम्हारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। क्यों? बिकॉज देर इज लॉट ऑफ स्टीम इन द रूम। मैंने इतनी वैल्यू दे दी कि अब इतनी मैंने नंबर ही नहीं बताया, तो यू हैव टू लाइक अज्यूम कि बहुत इनफाइनाइटली हाई अमाउंट ऑफ स्टीम। ओके, सर, तो मतलब जैसे पिछले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 0 तक लेके गए थे इसके पहले टेम्परेचर, वाले तो में मैंने बोला था इज मिक्स्ड हाँ विद अ सर वो ग्लास स्टीम फुल कम ऑफ है। आइस। इसमें आइस का अमाउंट नहीं बताया था। हाँ सर। तो अब तुम्हें इसमें अज्यूम करना है कि आइस बहुत ज्यादा है, तो फाइनली आइस जरूर बचेगी। तो फाइनल टेम्परेचर कितना लेना है? 0 डिग्री। सर मतलब जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, उसके टेम्परेचर जितना जा नहीं सकता नहीं है नहीं, ना? जब किसी चीज का क्वांटिटी गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर में उसी के टेम्परेचर के बराबर हाँ सर। हो। ओके ओके। सर। यस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो इसको रिवाइज करने के बहाने अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सीधे क्वेश्चन से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन इज, कैसे बताऊं? This is the temperature of a substance and this is the time for which heat is given to it. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि there is a एक पैन के अंदर वी हैव टेकन सब सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस। लेट्स से दिस इज, वी हैव सम अमाउंट ऑफ वैक्स। ओके, और हम इस पैन को क्या कर रहे हैं? हम इस पैन को हीट कर रहे हैं। वी आर हीटिंग इट फ्रॉम अंडर, फ्रॉम अ हीटर जिसका पावर दिया हुआ है। पावर पता है सबको? पावर ऑफ हीटर इज गिवन एज 20 वॉट्स। तुम सबको पावर का मतलब पता है? 20 वॉट्स का क्या मतलब है? पर सेकंड कितनी एनर्जी मिल रही है इसको? 20 जूल। 20 वॉट्स का मतलब है, वॉट्स का मतलब होता है जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 20 वॉट्स हीट देता है, वो 20 जूल हीट देता है। और अब ग्राफ बनाया है इस वैक्स के टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर किसका ले रहे हैं हम? वैक्स का। और टाइम किसका ले रहे हैं हम? कितनी देर हमने हीटर ऑन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होगा, सम अमाउंट ऑफ वैक्स इज बीइंग हीटन बाय अ हीटर ऑफ पावर 20 वॉट्स एंड अ ग्राफ इज गिवन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक है, जो कुछ मैंने लिखा है स्क्रीन पे उसी के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा होगा। अब वैक्स का मास हमको चाहिए होगा। लेट्स से द मास इज 5 ग्राम। ठीक है, थोड़ा सा ही वैक्स है और 5 बहुत ही कम होता है, पर ठीक है 50 ग्राम ले लेते हैं। 50 ग्राम ले लेते हैं। तो वी हैव 50 ग्राम ऑफ वैक्स और अब ग्राफ दिया हुआ है। तो रूम टेम्परेचर पे बच्चों वैक्स लिक्विड होता है, सॉलिड होता है? सॉलिड। तो लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। और वहां से कुछ टाइम बाद टेम्परेचर पहुंच गया लेट्स से 120 डिग्री सेल्सियस। फिर थोड़ी देर ये कांस्टेंट रहा, उसके बाद एक्चुअली 120 नहीं, वैक्स विल मेल्ट मच सूनर।
वैक्स को अगर आप हीट करोगे तो सम 60 डिग्री सेल्सियस या ऐसे कुछ पे मेल्ट हो जाए. Then it will again increase. Then let's say it went to a higher temperature of 300 degrees Celsius. And then again something like this. और फिर ऐसे कुछ. तो ऐसा कुछ रैंडम सा ग्राफ होगा और आपको वैल्यूज गिवन होंगी टाइम की. यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0, यहाँ पे सारी दोनों वैल्यू 0, और यहाँ पर वी हैव like 60 सेकेंड. Then we have 180 सेकेंड. Then तो यहाँ पे निकालना एस है क्या? अभी बताता हूँ. पहले मैं ग्राफ बना लूँ ना. वैल्यूज थोड़ी ऐसी वैल्यूज, रियलिस्टिक सी वैल्यूज लिख लूँ, मतलब रियलिस्टिक ना भी हो तो कैलकुलेट करने लायक. ठीक है. और देन वी हैव 240 सेकेंड. नहीं 240 सेकेंड. हाँ चलो 240 सेकेंड. और फाइनली वी हैव ग्राफ बड़ा बनाना चाहिए था, जगह लिख नहीं पा रहा मैं. एक काम करूं, टाइम सेकंड में है सब जगह. ऐसे कर सकते थे. और ये है 360 सेकेंड. ओके, टाइम इज इन सेकेंड्स एवरीवेयर. तो वी हैव अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर और कितनी देर हीटर ने एनर्जी दी, इसके बीच का ग्राफ है. एंड आई वांट यू टू कैलकुलेट ए पार्ट लेटेंट हीट ऑफ तो दोनों लेटेंट हीट सेम ही आएगा ऑफ वैक्स. हाँ ठीक है, अगर आता है तो आता है. लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैलकुलेट करना है. तो क्या इस ग्राफ को देख के आप सबको ये समझ में आता है कहाँ पर ये सॉलिड है, कहाँ सॉलिड से लिक्विड में गया, कहाँ ये लिक्विड है, कहाँ लिक्विड से गैस में गया, कहाँ पर गैस. अगर ये समझ में आता है तो खुद से मार्क करो और फटाक से लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ वैक्स निकाल के बताओ. ओके. नहीं आता है तो थोड़ा सा सोचो, वेट करो. पीछे ग्राफ बनाया था कल, उसको देख लेना तब तक. 2400 पता नहीं मुझे यूनिट क्या आई. जूल्स. जूल्स आगे पीछे क्या सर? जूल्स पर क्या? लेटेंट हीट की यूनिट सोच के बताओ. तो मेरा तो 48 आ रहा है. हाँ सर 48 है. 48 आ रहा है. 48 की यूनिट बताओ. 4800 जूल्स पर ग्राम. 4800 जूल पर ग्राम. ग्राम भी नहीं सर, केजी हो जाएगा मेरा तो. पर केजी. बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई. एक्चुअली एक सेकंड रुको, यूनिट्स में हो रहा है. आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है. सर पर ग्राम चाहिए कि पर केजी चाहिए? पर ग्राम में चलेगा मुझे, जूल पर ग्राम चलेगा. वैसे तो मैं यूनिट्स ऑप्शन में देखनी पड़ेंगे एग्जाम में ऑफ कोर्स. 48 जूल पर ग्राम ही आ रहा है. हाँ सर. सर 48 जूल पर ग्राम. पर ज्यादा लोगों का नहीं है अभी, बाकी लोगों को नहीं आया. चलो कोई सर इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि सब यूनिट को हमको एसआई में रिपोर्ट करना है या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कोई. ठीक है तुम्हें सर. ऑप्शन देखने पड़ेंगे. हाँ ओके सर. क्योंकि एसआई में तो किलोग्राम में जाना चाहिए, पर ज्यादातर ग्राम में दिया होते हैं वैल्यूज. ठीक है. ठीक है सर. कैलोरी में भी गिवन हो सकती है एट सम टाइम. अच्छा बहुत ठीक. अच्छा, ये समझ में आता है. रूम सबसे पहले ये वैक्स कैसा रहा होगा? सॉलिड. तो यहाँ पर इट इज सॉलिड. एमएसपी डेल्टा टी हीट होगा यहाँ. फिर सॉलिड 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 हीट होता गया, ये टेम्परेचर बढ़ता गया. फिर थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया. क्यों बंद हो गया होगा? क्योंकि इट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. फिर ये पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. फिर थोड़ी देर के लिए फिर से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि इट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और फाइनली फिर गैस. तो ये सबको क्लियर है ना मेरी क्लास में? किसी को इस ग्राफ में कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर. ठीक है. अगर ये डाउट नहीं है तो तुम्हें पता है सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होती है.
तो हमें इस टाइम से मतलब है। ओके, ए पार्ट में मुझे इस वाले से मतलब है। तो इस पार्ट में कितनी हीट गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 20 into 120. that will be equal to mass into latent heat of melting of wax। अब कितनी हीट गिवन है, तो उसके लिए अगर तुमने पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज पावर इज डिफाइंड एज हीट गिवन पर यूनिट टाइम। पावर कैसे डिफाइन होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, कुछ भी बोले एक ही बात है। एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलू या वर्क डन पर यूनिट टाइम बोलू? तो ये हमने किया है, अभी किया था। अभी अभी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अच्छा। है ना? दोनों ही पावर के लिए एकदम सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो हम एनर्जी की जगह हीट एनर्जी ले रहे हैं, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आप हीट कैसे निकाल सकते हो, किसी हीटर ने या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने कितनी हीट दी, वो क्यू कैसे निकाल सकते हो, पावर इंटू टाइम। हमने अभी अभी पढ़ा है ना, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, किसी ने हो सकता है क्लास ही मिस करी हो, ठीक है, किसी को याद ना हो। तो हीट कैसे निकाल सकते हैं, पावर इंटू टाइम। तो हम हीट निकालेंगे, पावर है हमारी 20 वॉट, इंटू टाइम कितना है, यहां से यहां तक 60 से 180 तक का टाइम है 120। 120 सेकेंड, इज इक्वल्स टू मास कितना है 50 ग्राम, और लेटेंट हीट तो मुझे निकालनी है। ऐसे क्यों लिख रहा हूं डिस्क्रिप्टिव, कि मेरे को यूनिट्स में कंफ्यूजन ना हो। तो वॉट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड इंटू 120 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, नहीं और आगे कर लेते हैं सॉल्व, 50 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो आई थिंक इसको सेफ साइड यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज 20 इंटू 120 जूल पर 50 ग्राम। 48 जूल पर ग्राम। समझ में आया? हाँ सर। तो इसका मतलब है 1 ग्राम वैक्स को मेल्ट करने के लिए 48 जूल एनर्जी चाहिए होती है। ऑफ कोर्स ये वैल्यू करेक्ट नहीं होगी, कुछ और हो गया विक्स का लेटेंट हीट, पर अंदाजे से हमने कैलकुलेट किया। सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, हाँ, कोई सर। डाउट पूरी क्लास में, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, बी पार्ट सॉल्व करो फिर। सेम ही है। सर बी क्या है? तो बी का क्वेश्चन क्या है? अभी लिख रहा हूँ मतलब मैं स्पेस ढूंढ रहा था कहाँ पे लिखूं। इससे आएगा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू कितना आएगा, 48 जूल पर ग्राम। और क्या कैलकुलेट करवा सकते हैं, बी पार्ट में बताओ तो मुझे, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कितनी है, या रुको, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। लो, सब कुछ ही काम आ गया अपना, रेशियो निकालना है इनका, करो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड वैक्स एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड वैक्स। अपने को पता है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आता है, आइस और वाटर का अलग अलग होता है। ओके, तो रेशियो निकाल के बताओ। So 6.
पता नहीं, और किसी का है? हाँ सर 6:1। 6:1 आ रहा है। यस सर sir. 6:1। कैसे किया? MS डेल्टा टी। हाँ सर MS डेल्टा टी। दोनों की निकालनी पड़ी क्या, कुछ हाँ सर। सर वो निकालना पड़ेगा। निकालना पावर पड़ेगा से सर दोनों? क्यू मिल जाएगा और MS डेल्टा टी इक्वेट कर ठीक है। देंगे। सर एक और सिंपल तरीका है सर, क्या? हीट दोनों के लिए सेम देना पड़ेगा बिकॉज चेंज इन टाइम दोनों के लिए सेम है, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर वो बाई चांस इसी केस में है, किसी और में कुछ और होगा। हाँ ओके? सर, मैं यही केस की बात। हाँ, इस वाले पर्टिकुलर केस में वो चल जाएगा तेरा। ठीक है, दिस इज माई Q1, इसको मैं Q1 बोल रहा हूँ, दिस इज माई Q2, इसको मैं Q2 बोल रहा हूँ, एंड देन आई एम राइटिंग Q1 इज इक्वल्स टू M स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड MS डेल्टा T, और Q1 को मैं लिखूंगा पावर इंटू 60 इज इक्वल्स टू M स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, और डेल्टा T कितना है? डेल्टा T है 60 - 20। ये मैंने लिखा सॉलिड के लिए, और आई थिंक मैं ऐसा ही कुछ कुछ लिख सकता हूँ लिक्विड के लिए, पावर इनटू, ये बाई चांस है कि Q2 में टाइम सेम है तो वो P इंटू फिर से 60 इज इक्वल्स टू M स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू, यहाँ पर डेल्टा T कितना है? 60 से 300, तो 300 - 60। आई थिंक इन दोनों को डिवाइड कर दे तो सब कुछ कट के रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और लिक्विड आ जाएगा, ठीक राइट? से आता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1 इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू 40 अपॉन 240, दैट इज 1:6। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड अपना आ रहा है 6:1। ठीक है, बाकी तुमने वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अच्छी बात है, कर लोगे बच्चों। इस पर और क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं नो सर। सर। ठीक है, ग्राफ सर बराबर मुझे बनाने में टाइम लगता है, तुम अपना आराम से बुकलेट्स में सॉल्व करना, 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे। सर वैल्यू निकाल के सॉल्व कैसे करेंगे? क्या? वैल्यू निकाल के सॉल्व कैसे करेंगे? पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड निकालता, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड निकालता, अलग अलग इसको सॉल्व करता फिर मैं। हाँ मतलब वैसे ही ना। ओके हाँ, मतलब वो तो लंबा तरीका होता है। ठीक है। जी सर। सर हाँ, यहाँ पे अगर हमको हीट और गैस के बारे में निकालना है तो उसके लिए क्या लगेंगे? गैस के लिए फिर वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर। ओके, सर पर गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह कुछ नहीं रहेगी ना, उसके लिए हम लोग NCV डेल्टा T करेंगे क्या फिर? गैस की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं होती, डिपेंड्स ऑन कौन सी टाइप की प्रोसेस में गैस है। ओके, ठीक है सर। क्योंकि गैस जो है वो हीट लेके सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट गोज सब इनटू। आइसोबैरिक आइसोकोरिक वगैरह से करेंगे ना सुन लो, फिर? चारों में से जो भी प्रोसेस है, गैस के दो काम यस होते हैं। सर। हीट मिलने पर, अभी क्या है, तुम जिस चीज को भी हीट दे रहे हो वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर हाँ रही है। सर। गैस में जब तुम गैस को हीट दोगे तो देर इज अ चांस कि वो टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज ना करे पर वॉल्यूम खूब इंक्रीज कर ले, यस सर। एंड देर इज अ चांस प्रेशर हाँ भी हो वॉल्यूम बिल्कुल इंक्रीज ना करे और टेम्परेचर इंक्रीज कर ले। तो गैस का क्या है कि वो डिपेंड करेगा कि कंटेनर कैसा है, सर क्या वो कंटेनर गैस को एक्सपेंड होने दे रहा है, नहीं देने हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, समझ रहे हो, बहुत सारी सर। चीजों पर डिपेंड करेगा। तो गैस के लिए हम अभी नहीं कर रहे, गैस की बात हम अलग से करते हैं। हाँ बोलो। सर बोलो। हमने एक ओपन पैनल लिया है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर मान सकते हैं सीपी? अभी के लिए? हाँ सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओपन पानी में पता है ना कि ओपन पानी में उड़ यस जाएगी सर। गैस, चली जाएगी, हाँ सर, मोल से लॉस हो जाएंगे। तो अगर पूछते भी तो सीपी यूज करते हैं। पूछते तो नहीं, कोई नहीं पूछेगा ऐसे। सर ओके पर सर। ठीक है, गैस के लिए कोई बिना कंडीशन दिए नहीं पूछेगा तुमसे, कभी भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा गैस की मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, मैं नहीं बता रहा कौन सी प्रोसेस है। ओके, क्योंकि पूरा डिस्कशन ही प्रोसेस वाइज होगा। तो गैसेस के लिए हम देखेंगे कि सीवी होता है हाँ एफ सर, बाई वो हमने अभी किया था टू केमिस्ट्री आर, में। सीपी होता है F/2R प्लस आर, सीटी होता है इंफिनिटी, सी एडियाबैटिक होता है 0, और सी रैंडम,
पॉलीट्रॉपिक होता है CV प्लस R/1 - X। तो गैस में कभी भी कोई आपसे हीट कैपेसिटी नहीं पूछेगा, उसके आगे पहले वो लगाएगा कि क्या कंडीशन। ठीक है, यस तो सर। टॉक अबाउट, sir. डोंट वरी, गैस की अलग से बात करें। अभी पहले हमें आई थिंक कैलोरीमेट्री हमने कर लिया। कैलोरीमेट्री के अब क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये इससे मिक्स करो वो उससे मिक्स करो, बहुत टफ आते भी नहीं है, बहुत लेंदी नहीं आ सकते ना, इसका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा फिर। हमें बात करनी है सेकंड थिंग इज हीट ट्रांसफर की। ठीक है, हीट ट्रांसफर से मेरा मतलब है अभी तो हम दो चीजों को एक ही कंटेनर में मिक्स कर दे रहे, ठीक है, बट व्हाट इफ देयर आर टू थिंग्स एट सम डिफरेंस। ठीक है, एट सम डिफरेंस से मेरा मतलब है एक कंटेनर में वी हैव बॉइलिंग वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, ठीक है, हम इसको बॉईल कर रहे हैं, और दूसरे कंटेनर पे कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास वी हैव आइस। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कुछ और भी हो सकता है, पर वी हैव सम आइस एट से 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं एक मेटल रॉड से, ठीक है, तो मैंने एक मेटल की सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल कोई भी रॉड लेके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सो दिस इज अ मेटल रॉड। तो व्हाट विल हैपन, एक मेटल रॉड से मैंने कनेक्ट कर दिया तो हीट विल फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर। किधर से किधर फ्लो करेगी? वाटर से आइस। हाई टेम्परेचर है उससे जिधर लो टेम्परेचर। दिस इज समथिंग वी ऑल नो फ्रॉम लाइक कॉमन सेंस, हमने ये होते हुए देखा है, हमने पता है कि गर्म चीज ठंडी चीज के साथ रखोगे, आसपास रखोगे तो एक से दूसरे पे हीट ट्रांसफर होगी। दैट इज द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो हमें पढ़ना है। तो हमें 3 मोड पढ़ने हैं, सबने बचपन में सुने होते हैं, तीनों का नाम पता है सबको, क्या क्या होते हैं 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो मैं तीनों का इंडिविजुअली ज्यादा वो नहीं दे रहा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने सबको पता है। हीट ट्रांसफर, देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 मोड्स ऑफ हीट। हीट मतलब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर from one system to another. So there are 3 modes of heat transfer from one system to another. First one is conduction. Second one is convection. And third one is radiation. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर एक एक लाइन में बोलूं कि डिफाइन कराओ इनको एक लाइन में, कंडक्शन क्या होता है, तो कौन बता सकता है मुझे कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है? बता सकते हैं कोई? हीट ट्रांसफर बाय फिजिकल टच। हीट ट्रांसफर बाय फिजिकल टच। और कन्वेक्शन कैसा होता है फिर? अच्छा, उसमें कांटेक्ट नहीं होता है ना, कन्वेक्शन। आई थिंक कन्वेक्शन में भी कांटेक्ट तो होता है। कन्वेक्शन का एग्जांपल पता है कोई? सर हाँ बीकर में वाटर। सर ये जो 3 मोड है सर, ये एक्सप्लेन कर सकते? पता नहीं था। पता सर नहीं है एक्चुअली बहुत पहले सीखा था, अभी याद नहीं हाँ है। सर, याद नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो हाँ सर। चलो 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 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फिजिक्स इनकी मैथ्स हम आगे पढ़ते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है, इट हमने बात करी थी कि जो सॉलिड है उनमें मॉलिक्यूल्स लैटिस स्ट्रक्चर में फिक्स्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सब सर। अपनी जगह फिक्स होते हैं, पर हमने ये बात करी थी कि फिक्स्ड होते हैं लेकिन दे आर नॉट रिजिड कंप्लीटली, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट
कर सकते हैं आगे पीछे। तो ऐसे में अगर मैं एक एंड पर हीट प्रोवाइड करूं, एक एंड पर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के, आप एक उसके लिए कुकिंग पैन के लिए सोच सकते हो, एक एंड पर आपने हीट करना उसको शुरू किया, तो उस एंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो उनसे टकरा के उनके साइड वाले की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से उसके साइड वाले की, उसकी वजह से उसके साइड वाले की। और विद इन अ मोमेंट ऑफ लाइक 30 सेकेंड या 40 सेकेंड अगर आप उस कुकिंग पैन के दूसरे एंड को टच करोगे तो आपको वहां पर हीट मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये हीट पा गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अगर कंडक्शन एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं कि कंडक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच heat goes from one end to another without much movement of particles. Is that clear? सर जो कंडक्शन सिर्फ सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर्स में दिखते हैं। सबसे ज्यादा कंडक्शन सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर्स ठीक है में सर। होता है, सॉलिड्स में होता है। यस। ठीक है, तो दिस इज हीट ट्रांसफर without much transfer of particles। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स ट्रांसफर, वो विदाउट है या विथ है? with heat transfer without much transfer of particle transfer vibrational kinetic energy to their neighbors। ओके, कंडक्शन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। चलो पहले कंडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो गया कि हमने दो कंटेनर्स आसपास रखे और हमने एक में कोई हॉट ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरे में कोल्ड ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ओके, अब किसी ने बोला कि ये तो हमें हमेशा से पता है, गर्म से ठंडे में हीट जाती है। हमें इस चीज से मतलब है कि किस तेजी से ये हीट जा रही है। समझ रहे हो? ये जो हीट फ्लो कर रही है, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीट को, तो जो हीट फ्लो कर रही है उसकी रेट से मतलब है। आई मीन टू से कि वी वांट टू कैलकुलेट हीट करंट। हीट करंट कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट याद है तुम्हें कैसे डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक करंट याद है? इलेक्ट्रिक करंट होता था चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। वाटर करंट क्या होता है? वाटर, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो हीट करंट कैसे डिफाइन करेंगे? हीट पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ हीट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हीट करंट इज डिफाइंड एज हीट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। अगर डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखना चाहूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो dq by dt। तो how can we define heat current? We can define heat current as rate of flow of heat with respect to time। इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो heat passing through a cross section पर यूनिट टाइम। समझ में आ गई दोनों बातें?
हीट करंट आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बाकी कहीं आई से नहीं लिखा होता, मुझे आई से लिखना पसंद है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक करंट से उसको सिमिलरिटी दिखा पाता हूँ। तो आई हीट करंट इज डिफाइंड एज हीट पासिंग पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। समझ में आया? ठीक है। हाँ तो कंडक्शन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना सीखना है? हीट करंट कैलकुलेट करना सीखना है। ओके, नोट डाउन कर लो। सर, यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन में लिखा है फॉर हीट करंट दैट इट इज द हीट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारा हीट करंट क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है ना, तो फिर उसके फॉर्मूला में ए नहीं यूज किया हम लोग ने। अभी हमने फॉर्मूला नहीं निकाला, अभी तो अच्छा हमने ठीक है बस सर। डेफिनेशन लिखी है Q/T। यस तो सर। ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा उसकी बात करेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है सर। ठीक है सर, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट के ही सिमिलर है क्या? बहुत ज्यादा। हाँ, ओके सर। आज तक इसके फॉर्मूले याद नहीं करे, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले चलाता आ रहा हूँ। ओके सर। तुम भी नहीं याद करोगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो इसी पेज पे छोड़ देते हैं। लेट्स टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। पक्का सबने लिख लिया? एक सेकंड। हाँ। यस सर। So now how to calculate heat current? ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा गया कि ये जो हीट फ्लो कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम जो हीट फ्लो कर रहा है उसी को हम हीट करंट बोल रहे हैं, IH लिख देता हूं। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो रॉड हमने कनेक्ट करी है इसका एरिया कितना ज्यादा है। ठीक है, जितना ये एरिया बच्चों कौन सा एरिया है? ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो तुम लिटरली ये समझ सकते हो कि अगर बड़ी चौड़ी रॉड होगी तो ज्यादा हीट फ्लो कर पाएगी। ठीक है, और अगर थिन रॉड होगी तो कम हीट फ्लो कर पाएगी। तो इट वाज सीन कि अगर हम जितनी वाइड रॉड लगाते हैं, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया इज दिस एरिया, ओके, दिस इज द एरिया, जितना एरिया ज्यादा लेते हैं हम रॉड का उतनी ज्यादा हीट फ्लो कर पाती है। तो तुम सोच समझ सकते हो कि यू आर कंसिडरिंग इट एज अ पाइप। ओके, यू आर टेकिंग इट एज इफ इट इज अ पाइप जिसमें से कोई चीज फ्लो करनी है। तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी। ठीक है, दूसरी चीज, पाइप की लेंथ जितनी ज्यादा है उतना हीट स्लो फ्लो कर पा रही है। वो भी तुम समझ सकते हो कि अगर बहुत लेंथी पाइप है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा देर लगेगी, धीरे धीरे ये उसको क्रॉस कर पाएगा। तो हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि इनिशियल साइड और फाइनल साइड दोनों साइड जो टेम्परेचर है, इस साइड का टेम्परेचर T1 और इस साइड का टेम्परेचर T2, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड। तो हीट फ्लो कराने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज है देयर शुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इतनी प्रोपोर्शनलिटी मिलने के बाद आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। यू कैन राइट Q/T यानी हीट करंट इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L।
और बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी आता है फिजिक्स में हम उसे हटा के क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर वो जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, T1 माइनस T2 अपॉन। ठीक है, तो हर मटेरियल की अपनी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा हीट फ्लो कराएगा वो। दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो फॉर्मूला इज इजी टू रिमेंबर, I इज इक्वल टू KA/L T1 माइनस T2। ठीक है, ऑफ कोर्स हम इसको नॉर्मल करंट से अभी मैच करेंगे, लेकिन ये तो मेन फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो इसको। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना तेजी से हीट फ्लो होगी, जितना ज्यादा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन उतना तेजी से हीट फ्लो होगी। पर अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो हीट फ्लो होने में टाइम लगेगा, हीट फ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगी। ओके, यहाँ पर बच्चों अगर कोई आपसे पूछ ले कि यूनिट्स किसकी क्या है, तो Q विल बी इन जूल्स या कैलोरीज, टाइम विल बी इन सेकेंड, L विल बी लेंथ इन मीटर, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करने में। तो बाकी सब चीजें तो ठीक है। इस K का अगर कोई यूनिट पूछ ले, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो कैसे निकालोगे? Q की यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लोगे ना, Q की यूनिट होगी जूल या कैलोरी, फॉर्मूला को देख क्रॉस लेना। मल्टीप्लाई करके फिर जूल। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई ये करके लिखे। T की वैल्यू होगी जूल्स अपॉन सेकंड मीटर सेकेंड। केल्विन, ठीक है, लेंथ ऊपर आएगा मीटर, मीटर, एरिया नीचे आएगा नीचे मीटर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर और और टेम्परेचर नीचे नीचे केल्विन। आएगा नीचे केल्विन। केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो भी दिया है। एंड आई थिंक द यूनिट विल बी जूल पर मीटर MKS आ जाएगा। सेकेंड डिग्री सेल्सियस। ओके, MKS आ रहा था क्या? तो वो केल्विन। केल्विन लेके, हाँ, मतलब अगर ऐसा यूनिट है तो ये हो सकता है इन जनरल यूनिट हो, मैं केल्विन लिख देता हूँ, पर ये समझना कि चेंज में केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम हाँ आता सर है। वो फर्क नहीं। ठीक है, केल्विन केल्विन जूल अपॉन एमकेएस। ठीक है, तो यूनिट निकाल लिया तो डायमेंशन भी निकाल लोगे, इसका डायमेंशन पूछा जा सकता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होगी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आयरन की अलग आएगी, कॉपर की अलग आएगी, वाटर की अलग होगी, सबकी अलग अलग। ठीक है, वाटर नहीं, यूजुअली हम सॉलिड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलूं, लिख लिया सबने ये? सर आप के का अच्छा। यूनिट कैसे डिराइव से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बेटा, इसकी यूनिट लिखी, इसकी यूनिट से डिवाइड किया, इसको लेके आए इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लेके आए डिवाइड कर दिया, और फिर इसको लेके आए डिवाइड कर दिया। समझ में आया? हमने के अलावा बाकी सब चीजें उधर भेज दी और सबकी यूनिट लिखता गया, तो के की यूनिट मिल गई। गॉट इट? सर वो m/m² नहीं समझा सर। अच्छा, ये लेंथ का m है और एरिया का m² है, समझा? ओके सर, यस पक्का? यस। लेंथ का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन। और 1/k है ना सर? हाँ, 1/, वो ये टेम्परेचर एंड में गया उधर, तो 1/, टेम्परेचर। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तुम के का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करो थोड़ी मेहनत करके। ठीक है, के का फॉर्मूला आ जाएगा Q/T L/A T1 माइनस T2। गॉट इट?
अब सबकी यूनिट पुट कर दो तो के की यूनिट मिल जाएगी तुमको। ओके, यस ठीक है। हाँ ओके, चलो अगले तो पेज। सर एक मिनट पीछे हाँ लास्ट का ये ले लो। ठीक है, कभी भी कोई डाउट पूछने से हिचका मत करो। बिलीव मी, ऐसा तुम कुछ पूछ ही नहीं सकते जो तुम कम से कम क्लास में 10 लोगों को और डाउट ना हो। कम से कम एट एनी डे तुमने कुछ भी पूछा, कम से कम 10 लोगों को और वो डाउट होगा ही होगा। आगे चले। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि थर्मल करंट वर्सेस थर्मल करंट इज हीट करंट। ओके, हीट करंट वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे थर्मल टेबल करंट, बनाने वाला है ना। हाँ ऑलमोस्ट। थर्मल करंट डिफाइन करने के लिए हमने IH की वैल्यू लिखी है Q/T और उसका फॉर्मूला लिखा है KA/L इंटू T1 माइनस T2। ओके, और इधर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तुमने क्या पढ़ा था? करंट की, करंट जो है जब किसी रजिस्टर में करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने की क्या वजह होती है, याद है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट का कॉज होता था पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? यस सर। हीट का क्या कॉज है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का कॉज है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और ये तुमको पता है कि जो रजिस्टर तुम ऐसा बनाते थे, एक्चुअल में उस रजिस्टर की शेप भी होती ऐसी ही है। हाँ पता है ये हाँ तुमको? सर ये पता। हाँ, हो सकता है तुमने कलर कोडेड रजिस्टर्स देखे भी हो, रेड ब्लू हाँ ग्रीन। सर। तो वो रजिस्टर की शेप होती दिखने में ऐसी ही है। तो उसमें जो करंट है ये क्या चल रहा है? ठीक है, जो करंट है वो होता था फॉर्मूला I इज इक्वल टू V/R। ये सबको याद है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस होती थी उसका फॉर्मूला भी बताया होगा तुमको, ρL/A। ओके, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, ये ρL/A बताया था? हाँ बताया था। इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो रेजिस्टिविटी, इसकी लेंथ और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। ठीक है, नहीं बताया था तुम? अभी बता दे। नहीं रेजिस्टेंस जो होता है ρL/A। इसमें जो, हाँ मुझे भी लगा 10th में होता है। इसमें जो रो होता है ये होता है रेजिस्टिविटी, जो L होता है वो होता है लेंथ ऑफ रजिस्टर, और जो A होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो इफ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, ठीक है, या इसी को मैच करना चाहो, I इज V/R where R is ρL/A. So this is the cause of electric current and this is the resistance to electric current. Okay, ऐसे यहां पर देखो तो this is the cause of heat current divided by, इसी चीज को उल्टा करके लिख दो, L/KA। देन दिस इज द, अगर ये कॉज है तो इस चीज को क्या बोलना चाहिए? रेजिस्टेंस बोलना चाहिए या नहीं? यस सर। यस सर। तो इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, बट नॉट ओनली रेजिस्टेंस, इट्स कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आया?
ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बताते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। वहीं पर ये थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, इससे क्यों मैच करा रहा हूं मैं, तुम बोलोगे सर ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, लेकिन आपने यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखाया हुआ है रो एल बाई ए, और यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है L बाई के ए। एंड लेट मी टेल यू कि यहां पर ये है रेजिस्टिविटी। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दिया जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी रो जो है वो एक्चुअल में कंडक्टिविटी का उल्टा है, तो रो को हम 1 बाई के या के को हम 1 बाई रो लिख सकते हैं। तो इफ आई राइट इट लाइक 1 बाई के, तो दिस फॉर्मूला एंड रो एल बाई ए, माय मिस्टेक, रो एल बाई ए, तो दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला बिकम्स सेम। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो आपने पढ़ी थी और थर्मल रेजिस्टेंस जो आप पढ़ रहे हो, दोनों का फॉर्मूला एब्सोल्युटली सेम है। बस क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हमेशा रेजिस्टिविटी के टर्म्स में बात करते थे, और थर्मल रेजिस्टेंस में किसके बारे में बात करते हैं, कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अगर राइट साइड वाली चीजें आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी 10th में, तो आप छोड़ सकते हो, हम 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, हम 11th में ये सारी चीजें दोबारा पढ़ते हैं। 11th में नहीं, सॉरी 12th में। 12th का सेकेंड या थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। अगर पढ़ा था, आप रिलेट कर पाते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये वाली साइड आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला हमने करंट का कैलकुलेशन किया, दूसरा मैंने उसी फॉर्मूले को उल्टा करके लिखा कि टेम्परेचर कॉज ऊपर और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नीचे, और तीसरी चीज कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कितनी आती है, L अपॉन के ए। ऐसा मैं क्यों करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको अलग से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज अगर मुझे थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आता होगा तो मैं कुछ बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले यूज कर पाऊंगा, विच आर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये पढ़ा होगा, ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा 10th में। यस सर। सीरीज में रेजिस्टेंस, जब मेरे पास दो रॉड एक के आगे एक लगी होंगी तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, इसको भी यूज कर पाऊंगा। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसके लिए भी 1 बाई पैरेलल रेजिस्टेंस हो तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाती है। तो ये एक्चुअल में इसी में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिकल करंट में, और हम उसका यूज किसमें कर लेंगे, थर्मल करंट। इसलिए मैंने थर्मल करंट का फॉर्मूला एक बार ऐसे करके लिखा और एक बार उसी फॉर्मूले को उल्टा करके लिखा। उल्टा करके लिखने में थर्मल रेजिस्टेंस अलग से दिख जाती है कि ये चीज इज द रेजिस्टेंस। लेफ्ट साइड तो लिखना कंपलसरी है, राइट साइड तुम्हारी चॉइस है, नोट डाउन कर लो। सर आर थर्मल L अपॉन के, कंडक्टिविटी कैसे है सर? K is the conductivity. The whole thing is thermal resistance. Okay? ओके सर। K तो पहले से ही कंडक्टिविटी लिखी हुई ना, पिछले पेज पे जाओ। K को हमने कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बोला है ना। यस सर। पिछले पेज पे जाओ, ये K को क्या लिखा है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो मैंने K को ही मेंशन किया, नॉट द होल थिंग, मैं बस K को मेंशन कर रहा था। अच्छा, आपने बोला था कि हम लोग L बाय के को रो L बाय ए भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूजुअली थर्मल रेजिस्टिविटी दी नहीं होती है, थर्मल कंडक्टिविटी दी होती है। ठीक है सर। ओके।
Yes. और sir, resistivity is inversely proportional to conductivity. Resistivity is inverse of conductivity. Inverse. हाँ, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऐसे ही कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल जैसा भी कुछ होता है क्या थर्मल करंट में? हाँ होता है। ओके सर। तुम लोगों ने क्लास 10th ऑनलाइन पढ़ी थी क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। Yes, sir. और सर एक्चुअली हमारा थोड़ा पोर्शन भी कट कर दिया था तो आधा हुआ नहीं। ओके, इन दैट केस हाँ सर, एक्चुअली हमें वो पोर्शन कट करने से पहले पढ़ा दिया था ये हमें। सीबीएसई में कोई इलेक्ट्रिक करंट था क्या? उतना कंफर्टेबल आई थिंक नहीं हो जितना यूजुअली हर साल बच्चे होते हैं इस चीज से, है ना। यूजुअली ये चीज रटी पड़ी होती है। 10th में एक यही काम की चीज पढ़ाते हैं अच्छी, जो आगे काम आती है। तो टीचर्स खूब जोर देके इस पे खूब न्यूमेरिकल वगैरह सीरीज पैरेलल के कराते होते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट रटे हुए से होते हैं बच्चों को। ये हमने 9th में किया था, मतलब इसका प्रूफ भी आता है उनको समझ में। तो सीबीएसई में है सर? हाँ सर, ये हमने सिखा दिया था। ठीक है, नहीं तो भी मतलब अपन यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। आगे चले, ये लिख लिया तुमने? Yes, sir. ठीक है, तो let me take an example first. Let's say we have boiling water over here at 100 degree Celsius. ठीक है, and हमने इस तरफ we have placed a bucket of ice at 0 degree Celsius. ठीक है, और हमने इसको कनेक्ट किया एक रॉड यहां से यहां तक लगाई। ठीक है, इसका लेंथ L है और थर्मल कंडक्टिविटी K है, क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, ये हमने यहां से यहां तक रॉड लगाई और ऑब्वियसली बात है इससे हीट कंडक्शन नहीं हो सकता, तो हमने बाकी बचे हुए हिस्से में एक सेकेंड रॉड ली, इसके आगे लगा दी। तो बच्चों इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको करंट अगर नहीं अच्छे से समझ में आता तो मैं बता रहा हूं कि अगर एक के आगे एक आपने दो कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स लगाए तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी?
पहले जितनी हीट फर्स्ट में से जाएगी वो सारी की सारी हीट सेकंड में से भी एज इट इज पास होगी। ठीक है, इस तरह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इस तरह से जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, कि पहले वाले में से जो भी हीट जा रही है सारी की सारी दूसरे वाले में से पास होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज टेक्निकली सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मेरा वाईफाई चला गया था, आपको क्वेश्चन एक और बार बता सकते हो? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला मैंने। 2 कंटेनर्स हैं, एक 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उनको मैंने कनेक्ट किया है बट नॉट विद अ सिंगल रॉड बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड्स इन सीरीज। ओके ओके सर। हाँ, 2 रॉड्स इन सीरीज। पहली रॉड है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, थर्मल कंडक्टिविटी K है। दूसरी रॉड है जिसकी लेंथ 2L है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है और थर्मल कंडक्टिविटी 3K है। यस सर। तो पहली चीज ये सबको समझ में आनी चाहिए कि जो हीट है, जो हीट करंट है, वो पहले वाले में I1 होगा और दूसरे वाले में I2, और अगर ये सीरीज में है तो I1 विल बी इक्वल टू I2। और ये समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि मान लो दिस इज अ हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पर बहुत सारे घर है, ठीक है, एंड दिस इज अ ऑफिस एरिया, यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज है, और इनके बीच एक रोड है। ठीक है, इनके बीच एक रोड है जो कि इधर तो बहुत पतली है और इधर जाके बहुत वाइड रोड बना दिया, एकदम हाईवे बना दिया। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है ऑन अ बिजी ऑफिस डे, जब सारी कार इधर से इधर जा रही है, बहुत हजारों लाखों कार है, ऐसा मत सोचना खत्म हो जाएंगी, मान लो लाखों कार इधर से इधर जा रही है, तो यहाँ पर कार्स जो है क्लोज होंगी और यहाँ पर कार्स जो है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होगी। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस है ना? ये चीज इट इज समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर पतली रोड है तो सब कार्स पास पास होंगी, और अगर चौड़ी रोड है तो कार्स एक दूसरे से दूर दूर होंगी। पर तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं 1 सेकंड में यहां से कितनी कार्स पास हुई है ये कैलकुलेट करूं और 1 सेकंड में यहां से कितनी कार्स पास हुई है ये कैलकुलेट करूं, तो वो इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आती है तुमको? यस सर। पक्का? क्योंकि यहाँ पर स्लो कार्स हैं पर बहुत भसड़ में है, और यहाँ पर फास्ट कार्स हैं लेकिन उनके बीच गैप ज्यादा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितनी कार्स यहां से निकल रही होंगी उतनी कार्स यहां से निकल रही होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो तुम सोचो नहीं सर यहाँ पर बहुत भसड़ है, यहाँ पर ज्यादा कार्स आ रही होंगी और यहाँ पर कम जा रही होंगी, तो तुम्हें पता है यहाँ पर थोड़ी देर में कार्स ओवरफ्लो कर जाएंगी, रोड के बाहर चली जाएंगी या नहीं, रोड के बाहर। यस सर। अगर यहाँ से एक घंटे में 1000 कार आ रही है और यहाँ से 1 घंटे में सिर्फ 100 कार जा रही है, तो यहाँ पर 900 कार इकट्ठी हो जाएंगी इस जंक्शन पे। आ रही है बात समझ में तुमको? ये ठीक है, तो देखने में तुम्हें लग सकता है कि इधर रेजिस्टेंस कम है, इधर ज्यादा है, तो इधर स्लो करंट आएगा, इधर फास्ट जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। जितना करंट आएगा सीरीज में उतना ही करंट जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ठीक है, रट लो, समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सीरीज में करंट इज सेम। तो यूजुअली ये चीज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ाते हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो मैंने कार वाला एग्जांपल बस ऐसे ही सोच के बोला। ठीक है, तो अभी भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर हमें पक्के से लग रहा है कि लेफ्ट वाले की रेजिस्टेंस कम है, और वो सॉरी लेफ्ट वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि पतला भी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम है उसकी, एरिया भी कम है उसके पास। राइट वाले में एरिया भी ज्यादा मिल रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा तेजी से करंट फ्लो करना चाहिए, इसमें कम तेजी से करंट फ्लो करना चाहिए। तो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि मान लो यहां तेजी से हीट आई, ठीक है, और यहां धीरे धीरे जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। मान लो यहां तेजी से हीट आई और यहां धीरे धीरे जा रही है,
तो उस केस में इस पॉइंट का जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। आ तो ज्यादा रही है, जा कम रही है, तो बढ़ेगा जब टेम्परेचर तो क्या होगा, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 20 डिग्री हुआ, फिर 30 डिग्री हुआ, फिर 50 डिग्री हुआ, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है और इनका टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम? यस सर। 20, 30, 50, 60, 80, 90 चला गया, 90 चला गया तो यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस रह ही नहीं गया, 10 का ही बचा, और यहाँ पर 90 से 0, बहुत बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये बीच वाले जंक्शन का टेम्परेचर खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा, तब तक इंक्रीज या डिक्रीज होगा जब तक जितनी हीट आ रही है वो जाने लग जाए पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। रिपीट करनी है क्या? हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं ना कि वो बीच वाला तब तक रहेगा जब तक दोनों साइड में इक्विलिब्रियम ना हो। इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं माय गॉड, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा है, स्टेडी स्टेट, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ओके ओके सर। स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा अलग सेंस निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, जितना हीट आ रहा है पीछे से उतना हीट आगे जाने लग जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? सर वो आप बोल रहे थे, Yes. रिपीट करोगे एक बार, कर सकते हो? हाँ कौन सी? एक सेकेंड, मैंने ये बोला कि लेट्स से थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कुछ रैंडम वैल्यू, इस बीच वाले का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या होगा बेटा? क्या इधर से इधर हीट आना चाहेगी? नो सर। कोई हीट नहीं आ रही है, पर इधर से हीट जाना चाहेगी? हाँ सर। बहुत तेजी से हीट जाने लग जाएगी, हीट एकदम तेजी से जाने लग गई, इधर से हीट आ ही नहीं रही है, कोई नहीं आ रही, कुछ भी हीट नहीं आ रही, तो इसका टेम्परेचर गिरेगा, मान लो 90 पर आ गया। हाँ सर। अभी भी हीट तेजी से जाएगी, लेकिन थोड़ी सी हीट आने लग जाएगी, आने लग जाएगी या नहीं? हाँ Yes, सर। sir. क्योंकि अब इधर 100 है और इधर 90 है, तो टेम्परेचर अभी भी गिरेगा, क्योंकि हीट ज्यादा रही है, लूज ज्यादा कर रहा है, गेन कम कर रहा है, तो 80 पर आ गया। फिर इधर से और हीट थोड़ी बढ़ गई, इधर थोड़ी और हीट कम हो गई जाना। इवेंचुअली, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, पर इवेंचुअली देयर मस्ट बी सम टेम्परेचर जिस पर जितनी हीट आ रही होगी उतनी हीट जा रही होगी। दैट टेम्परेचर, वो सिचुएशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ओके सर, समझा। ओके, स्टेडी स्टेट, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो अपन मतलब मैंने बहुत डिटेल में समझाया, मैं सिर्फ इतना बोल सकता था कि रट लो सीरीज में हीट करंट सेम होता है। एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन जब करंट के लिए सिखाते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ही ऐसे बताई जाती है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। यही बताया होगा तुमको भी? एक्चुअली पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं कर रहा हूँ, किसी का माइक ऑन हो गया। ओके हाँ सर, हाँ बोलो। स्टेडी स्टेट का वैल्यू इस कंडीशन में 50 डिग्री सेल्सियस होगा ना? पता नहीं, तूने कैलकुलेट कर लिया? नहीं सर, ऐसे अंदाज। अंदाज से पता नहीं, कर रहा मैं अभी कैलकुलेट, ठीक है? ओके ओके हाँ 60 होगा शायद। तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। एक सेकंड, अभी इधर उधर मत जाओ, पहले इतना समझ गए तुम, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम, कोई सा भी करंट हो। ओके, इलेक्ट्रिक करंट भी सेम होगा, हीट करंट भी सेम होगा, वाटर फ्लो का करंट भी सेम होगा, कार्स के जाने का करंट भी सेम होगा। ओके, ट्रैफिक में कार का करंट भी सेम होगा, तो ये ठीक है। अब हम क्या करें? क्वेश्चन है कैलकुलेट जंक्शन टेम्परेचर of two rods at steady state। ये स्टेडी स्टेट यूजुअली लिखा नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूजुअली लिखा नहीं आता, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो आई हैव टू अज्यूम कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, और उस कंडीशन के लिए इस पॉइंट का टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है। तो बेस्ट मेथड ये होगा
कि आप फर्स्ट पार्ट का थर्मल करंट कैलकुलेट करो, सेकेंड पार्ट का थर्मल कैलकुलेट करो और उनको दोनों को इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। I1 इज इक्वल टू I2 करने से आई थिंक बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ हीट करंट इज K/L T1 minus T2 where T1 is high temperature, T2 is low temperature। तो I1 की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए बच्चों? I1 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा K/L, क्या माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 100 minus T 100 minus T या T minus 100? T minus 100 minus तो ये लूज कर रहा है हीट ना, तो इसका टेम्परेचर 100 minus T रहेगा ना डिफरेंस। ये समझ में आया सबको? ये हाँ T सर। जो है 100 हाँ और सर, 0 सर। के बीच में कोई वैल्यू आएगी। ओके हाँ सर। और दूसरे वाले के लिए मैं लिखूंगा K की जगह 3K, A की जगह 2A, L की जगह 2L और क्या लिखूंगा? T minus 0 या 0 minus T? T minus minus 0 is an easy choice। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, T की वैल्यू निकाल दो। 25 25 आ रहा है सर 25 25 आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, सर इसमें हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या कि हम लोग दोनों के थर्मल रेजिस्टेंस को ऐड करके सीधा टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस, अरे सॉरी ठीक, उससे T की जरूरत sir। नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? यस सर सॉरी। हाँ, तो T की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी सॉल्व लाइक दिस इजीली। सर पर अगर हम लोग को K या A या ऐसे कोई वैल्यू निकालनी रहती तो वो कर सकते थे क्या थर्मल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करके? करेंगे सीरीज ठीक में है सर। एंड वी विल डू दैट। अलग अलग क्वेश्चन के टाइप पर थोड़ा Okay, sir। क्या चीज की जरूरत है। हाँ किसी को कुछ पूछना है इसमें अब तक कि मैं? तन्मय ज्यादा एरिया मतलब लेस रेजिस्टेंस। ओके सर उसमें दोनों कंटेनर में जो चीजें हैं वो सेम स्टेट में रहेगी अभी के लिए। यस ठीक है, लेट्स से मैं इसको भी 100 डिग्री पे मेंटेन कर रहा हूँ हीट करके और आइस भी खूब सारी है। ओके हाँ तो ओके चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टेट नहीं होगा सर टेम्परेचर चेंज के बाद? रियल लाइफ में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ये नीचे गिरने लग जाएगा और ये मेल्ट होके ऊपर जाने लग जाएगा। ओके तो ये हो गया, लिख के हो गया ना? चलो Wait, could you go back a second? Okay, sir, you're done. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? लेट्स से वी हैव 3 रिजर्वायर। ठीक है, one is at temperature of 100 degrees Celsius, other one is at temperature of 60 degrees Celsius, and the last one is at temperature of 0 degrees Celsius. And now we are connecting them by 3 identical rods। 3 identical rods। I know कि थोड़ा सा ज्योमेट्री देखने में लगेगा सर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट ठीक है इतना मत सोचना। 3 रॉड्स हैं, एक ऐसी और एक ऐसी। ठीक है, तो दिस इज 3 आइडेंटिकल रॉड से मैंने कनेक्ट किया, बट द रॉड शेप उनकी आइडेंटिकल है, मतलब लेंथ और वो सबकी सेम है। लेंथ एरिया इसका भी जितना है उतना ही इसका भी है, उतना ही इसका भी है। तो द शेप इज आइडेंटिकल बट थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। लेट्स से ये आयरन की है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है? ये कॉपर की है 2K है और ये एल्यूमिनियम की है, इसकी 3K है। तो थर्मल कंडक्टिविटी तीनों रॉड्स की अलग अलग है। नाउ इनमें से किधर से हीट आएगी और किधर जाएगी? कैन यू ट्राई टू गेस? 100 डिग्री से हीट आएगी। 100 डिग्री से हीट आएगी और 0 पे 0 जाएगी, की तरफ जाने का ज्यादा 60 से भी की थोड़ा तरफ तो आएगा। जाएगी, थोड़ी बहुत तो 0 की तरफ जाएगी। इधर जाएगी या सर इधर आएगी? 60 से 0 की तरफ आएगा और 100 से 60 की तरफ जाएगा।
ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर रॉड में हीट या तो लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ्ट जाएगी। अच्छा ओके ओके ऐसा नहीं है, ये हाईवे थोड़ी है कि थोड़ा सा इधर ऐसे जा रहा है और थोड़ा सा इधर आ भी रहा है, ऐसा नहीं होगा। यस या तो नेट विल बी गोइंग टू द राइट और टू द लेफ्ट। तो व्हाट आर योर प्रोबेबल गेस कि हीट कैसे, देखो तो इधर से तो 100 से आएगी 0 जाएगा। और इधर से जाएगी। से 0 व्हाट अबाउट दिस वन? तो 60 से भी 0 की सर, तरफ 60 जाएगा। से 0 60 से तो हम इस मिड पॉइंट की तरफ आएगा। ओके ठीक है, लेट्स से दिस इज द अजम्पशन। ओके एंड रॉड्स की लेंथ और एरिया सेम है सबकी, तो मैं उसको हटा रहा हूं। हटा क्यों रहा हूं? कि मुझे बनाना है करंट, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। सो लेट्स से दिस हीट करंट इज I1, this heat current is I2 and this heat current is I3. So I think you can successfully write a relation between them. Objective is to calculate temperature of the junction. So calculate temperature of junction of 3 rods. Okay? I1, I2, I3 क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा, मैंने तुम्हें लिख के दिया है ताकि तुम कुछ रिलेशन सोच सको। ठीक है, कॉमन सेंस से होगा ये क्वेश्चन भी, आराम से ट्राई करो, सबका आ जाना चाहिए आंसर। एरिया सेम है, लेंथ सेम है, रॉड्स आर आइडेंटिकल इन शेप, बस उनकी कंडक्टिविटी अलग अलग। करंट ऑफ ऑल विल नॉट बी सेम बेटा, करंट क्यों सेम होगा तीनों में? दे आर नॉट इन सीरीज, आर दे इन सीरीज? नो, सीरीज मतलब एक के आगे एक के आगे एक, तीनों ऐसे लगाया होता है। सर थर्मल करंट में के का वैल्यू रो के बराबर रहता है ना? थर्मल करंट में के का वैल्यू 1/रो के बराबर है। So 43. 43 36 याद है मुझे, या पता नहीं वैल्यू शायद कुछ और रखे होंगे, मतलब So 36.67. 36.67 सही है। अच्छा हाँ सर, सॉरी इसीलिए मिस्टेक करती हूँ, 36 के ही आते हैं आज। 36 ही आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो पहले तो सबको ये समझ में आया कि तुम इनमें से किसी भी हीट करंट की वैल्यू लिख सकते हो। I1 की वैल्यू तुम लिख सकते हो KA/L 100 माइनस T। ओके, I2 की वैल्यू भी तुम लिख सकते हो KA/L, नहीं K की जगह 2K हो जाएगा बाई L, उसके लिए तुम लिखोगे 60 माइनस T। पर जब तुम I3 की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे 3KA/L, और उसमें तुम टेम्परेचर डिफरेंस लिखोगे, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। हमको कैसे पता? हमको पता नहीं है, पर हमने अज्यूम ऐसा किया। हमने क्या अज्यूम किया है कि इधर से हीट अंदर आ रही है, इधर से हीट अंदर आ रही है, मतलब ये टेम्परेचर इन दोनों से छोटा है, पर इधर से हीट बाहर जा रही है, मतलब ये टेम्परेचर इससे बड़ा है। तो जैसा हमने अज्यूम किया, हम इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। दीज टू आर इनकमिंग एंड दिस वन इज आउटगोइंग। किसके लिए? जंक्शन के लिए। ठीक है, ये दोनों जंक्शन की तरफ आ रहे हैं पर ये बाहर जा रहा है। तो आई थिंक रिलेशन इज क्वाइट सिंपल, जितना करंट आ रहा है उतना करंट ही जाना चाहिए। ठीक है, स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट लिखा हुआ नहीं आता है, वो हमको अज्यूम करना पड़ता है। KA/L 100 माइनस T प्लस 2KA/L 60 माइनस T इज इक्वल्स टू
3KA/L into T। ये KA/L कट जाएगा। सर हाँ बेटा, सर ये I1 + I2 = I3 क्या मतलब अपने assumption मतलब क्या सोचना है? थोड़ा सा सोचो, क्या लग रहा है तुमको? I1 I2 I3 क्या मतलब है इसका? ये क्या लिख दिया मैंने? इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। इधर से 10 कार आ रही है, इधर से 5 कार आ रही है, तो इधर कितनी जाएंगी? अच्छा हाँ सर। है ना? सर 60 माइनस टी का ट्वाइस है ना? एक सेकेंड, ट्वाइस से होगा। क्या 120 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रुको। -2t होगा। प्लस 120 माइनस 2t आया, ठीक है। सर ये हो गया I3 में 220 t -0 आना चाहिए ना? t माइनस 0। यस, तो वो T हो लेकिन वो t हो जाएगा। ओके, तो 220 = 60, t = 110/3 आंसर आ रहा है 36.67। सर हाँ, कर्चॉफ्स जंक्शन लॉ हम हीट करंट के लिए भी लगा सकते हैं क्या, जो अभी हमने की? किरचॉफ जंक्शन लॉ, हाँ किरचॉफ जंक्शन लॉ तो पढ़ा ही नहीं वो होगा किसी ने करंट के क्लास। लिए है, पर हम हीट के लिए भी लगा सकते हैं ना? किरचॉफ जंक्शन लॉ इज कॉमन सेंस। ओके, ओके सर। तो लाइक एक जगह पर 10 लोग आ रहे हैं इधर से, 10 लोग आ रहे हैं उधर से, तो तीसरे रास्ते पे कितने लोग जाएंगे? दैट इज किरचॉफ जंक्शन लॉ, हाँ सर। and it is valid for all types of current in steady state. Okay? ओके सर। सर वो एंड पार्ट पे I3 के लिए t-0 क्यों है सर? बताओ, I3 के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? इधर है T और इधर कितना है? समझा? हाँ तो बोलो। यस सर। पक्का? यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस है ना इसके अक्रॉस, इस रॉड के अक्रॉस, T और 0, तो T - 0। ओके, मैं कुछ और वैल्यूज भी दे सकता था। सर पे I3 पे हीट जा रहा है, बाकी सब में हीट मतलब हीट आ रहा है, बाकी सब में हीट जा रहा है ना, इसलिए। मतलब हाँ, मतलब इस पॉइंट की तरफ हीट आ रही है, इसमें इधर से हीट आ रही है और इधर जा रही है। ये पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? 36। 36 इज लेस देन 100, लेस देन 60 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। सर ये सब कंडीशन में ऐसा कंपलसरी है क्या कि ये जो T रहेगा जंक्शन का, वो हमेशा एक T जंक्शन पे ही पहुंचेगा, कि ऐसे अनइक्वल भी रह सकता है? क्या तुम रिपीट करना चाहोगी अपनी बात को? सर हमेशा कंपलसरी है कि एक जंक्शन वैल्यू पे ही सॉरी, यस सर, सॉरी। तुम इंग्लिश लिख लो, तुम क्या बोलना नहीं सर, चाहते मुझे समझ गया। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जंक्शन की, एक Yes, sir. सिंगल वैल्यू ही होगी, दो वैल्यूज नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ सिंगल जंक्शन। यस सर। ठीक है, नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये लिख लिया ना सबने? हाँ सर। ठीक है, लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन एंड मतलब किसी ने बोला नहीं, बट आई गेस कुछ लोगों के दिमाग में जरूर होगा कि व्हाट इफ आवर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट। हमने सोचा कि हीट उधर आ रही है, ठीक है, व्हाट इफ मेरे को ना समझ में आए कि किधर से आ रही है किधर से जा रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वो इक्विलिब्रियम में जैसे I1 + I2 + I3 तीनों को 0 कर लेते थे वैसे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, और फिर से एक्सप्लेन करो, सबको एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं, मेरे को तो पता ही है। थोड़ा सा तो और। अगर हमारे पास I1 + I2 = I3 है, तो फिर I1 + I2 + I3 शुड बी इक्वल टू 0, और सबको T - 100, T - 60 और T - 0 लेके कर देंगे इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन बैलेंस आउट हो जाएगा। So what we are saying is कि if you are सबकी not डायरेक्शन able एक to ही assume decide करना है। कि हीट किधर से आएगी और किधर से जाएगी, तो the best part is you can decide anything and write your equation accordingly and you will get the right answer. इस बार मैंने क्या अज्यूम किया है कि हीट इधर से आ रही है, इधर और इधर जा रही है। अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूं तो मैं इक्वेशन भी उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा। क्या इक्वेशन लिखूंगा अब मैं? I1 इक्वल्स टू I2 + I3। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, और अगर मैं ये इक्वेशन लिखूंगा I1 इक्वल्स टू I2 + I3, तो फिर मैं लिखूंगा KA/L
इंटू 100 माइनस इस पॉइंट का टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 2KA/L इंटू, अब क्या लिखूंगा मैं, T माइनस 60। तो इफेक्टिवली मैं सेम इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं पहले I2 को उधर लिखा था और 60 माइनस T लिखा था। ठीक है, 3KA/L इंटू T माइनस 0। द गुड थिंग इज कि तुमने अलग अजम्पशन लिए, फिर भी तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। सेफ साइड में करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे हम लोग 100 माइनस टी भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, सबको एक साइड पे लेके T माइनस 100 भी लिख सकते हैं। अब ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, मतलब गलत बात से मेरा मतलब है कि इट इज क्वाइट इलॉजिकल टू से कि तीनों तरफ से हीट अंदर आएगी, है ना। दिस इज क्वाइट इलॉजिकल टू से कि तीनों तरफ से हीट अंदर आएगी। पर अगर कोई परेशान हो गया, उसने बोला नहीं मैं तो यही मानूंगा, सर ने बोला था कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं, सही आएगा आंसर, तो बेस्ट पार्ट इज कि इससे भी आंसर सही आ जाएगा। पर अब आप इक्वेशन अकॉर्डिंगली लिखोगे, दिस वाज K, दिस वाज 2K, दिस वाज 3K, दिस वाज I1, दिस वाज I2, दिस वाज I3। इक्वेशन क्या होगी लॉजिकली अब, I1 प्लस प्लस I2 प्लस I2 I3 से कुछ प्लस I3 इक्वल टू 0। कोई हीट जा ही नहीं रही है, बस आ रही है वही सब 0। इसको तुम लिख के सॉल्व करोगे, अगेन यू विल गेट T इक्वल टू 110/3। तो अज्यूम एनीथिंग, यू विल गेट द राइट आंसर एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड स्टेडी स्टेट का मतलब होता है हीट इनकमिंग इक्वल टू हीट आउटगोइंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो वी आर मोर देन क्लियर ऑन दिस। ठीक है, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए भी नहीं। प्रीवियस स्लाइड सर, आर लखे इतने सारे, कौन क्या छूट गया तन्मय? लिख लिया? आंसर चेक कर रहा है। तुम लोग एक दूसरे की चैट नहीं पढ़ पाते ना, ज्यादातर लोग डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं मुझे। डायरेक्ट मैसेज क्यों भेजते हो? ग्रुप पे लिखा करो। तुम्हें पता ही नहीं इतनी बढ़िया चैटिंग चल रही है यहाँ मेरी साइड से। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, यहीं पर। ठीक, चलो ये लिख लिया सबने, आगे चलते हैं। ये हो गया, इजी है। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या रहता है कि लेट्स से वी हैव अ, ठीक है, इस रूम में हमारे पास एक हीटर है, ठीक है, जो इस रूम का टेम्परेचर कंटिन्यूसली 80 डिग्री सेल्सियस बना के रखता है। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूसली इस रूम का हीटर है, वो कोई बैटरी वैटरी लगी होगी और उससे फिक्स्ड है, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर दूसरा रूम जो है, तो बच्चों इस रूम का टेम्परेचर 80 डिग्री फिक्स है, इसको हीट मिलती रहती है हमेशा। जो दूसरा रूम है दैट इज अ कोल्ड रूम, और उसमें हमारे पास कुछ आइस है। ठीक है, मास वास गिवन नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ आइस है। और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक रॉड से, जिसका लेंथ हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं गिवन। ठीक है, तुम अज्यूम कर सकते हो LKA, लेकिन क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा। ओके, अब क्वेश्चन में ये गिवन है द आइस melts in 30 minutes when the rod is connected between both containers. ठीक है, this is given. The ice melts in 30 minutes when the rod is connected between both containers. तो
क्वेश्चन का पार्ट ए इज इफ द रॉड is replaced by other one of double the cross section area, how much time will it take for the ice to melt? कोई तो फीचर बना रहा होगा जिसमें टीचर बोले और अपने आप टाइप हो जाए, है ना? उससे अच्छा फीचर नहीं हो सकता। मतलब टेक्स्ट टू स्पीच होता है पर इसे लिखने में बहुत टाइम लगता है और राइटिंग और गंदी गंदी आती है। वो लैपटॉप में होता है ना फीचर। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले केस में जब रॉड सिंपल सीधी सादी रॉड है हमने लगाई तो आइस मेल्ट हो गई 30 मिनट में, ठीक है? इस तरफ आइस। दूसरे केस में, ठीक है, अब आइस दोबारा ले ली हमने और रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द आइस टू मेल्ट? तो सेम अमाउंट ऑफ आइस है, वो अंडरस्टूड है। हम सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा कर रहे होंगे पर रॉड की जगह हमने दूसरी रॉड ली जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है। तो क्या लगता है तुमको कितने मिनट्स लगेंगे? 15। आंसर आने भी लग गए। 15। एक तो बोला मत करो, सबको करने दिया करो, ठीक है? वेरी गुड। द आंसर विल बी 15। अब मुझे बताओ किस किस को नहीं आया ये आंसर, है ना? क्योंकि अगर सबको आ गया तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम समझदार हो। इज देयर एनीवन इन द क्लास जिसको 15 मिनट खुद से नहीं आ पा रहा है? थोड़ा सोच लो, टेक योर टाइम। सर मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बस हाँ, लॉग किसी ने सोचा। सॉल्व नहीं किया। मुझे लगता किसी ने इसको लिख के सॉल्व किया होगा। सबने फील से ही आंसर बोला है। हाँ सर। किसी ने लिख के सर मैंने सॉल्व सॉल्व किया सर। मैंने भी सॉल्व करके देखा। कैसे किया तुमने सॉल्व बच्चों? सर मैंने करंट को Q अपॉन T लिख दिया, ठीक है। फिर उसको K बाय L इंटू डेल्टा T से इक्वेट किया। उसको K बाय L इंटू डेल्टा T से, अच्छा। फिर सर इक्वेशन लिख के सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली तुमने ये किया कि हीट करंट का फॉर्मूला अपने पास है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T इज इक्वल्स टू KA बाई L इंटू डेल्टा T। ये T1 माइनस T2 डेल्टा T लिख सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट केस में आपको जितनी आइस मेल्ट करनी है, ठीक है, मान लो m अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट करनी है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? ml। T कितना है? 30 मिनट्स। K पता नहीं, A पता नहीं, L पता नहीं, डेल्टा T पता है 80। ओके, अब सेकंड केस में मैंने तो बोला नहीं है कि टेक फॉर द आइस टू मेल्ट, मैंने आइस चेंज नहीं किया है, मुझे लिख देना चाहिए था सेम अमाउंट ऑफ आइस, ठीक है? लेकिन मैं नहीं भी लिखा तो मैंने बोल दिया कि भाई सेम एक्सपेरिमेंट है, रिपीट कर रहे हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ आइस है तो ml सेम रहेगा। 30 की जगह टाइम निकालना है मुझे। क्या क्या चेंज कर दिया रॉड में? अनदर रॉड, डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो K सेम रहेगा, एरिया की जगह 2A अपॉन L इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 80। और इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा? दोनों को रेशियो ले सकते हो। रेशियो ले सकते हो। अगर हाँ, डिवाइड कर दोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि T by 30 comes out to be 1/2. This one is 15 minutes.
यहाँ पे अगर मास डिफरेंट आया तो भी सिर्फ हम लोग मास जो भी आता है फर्स्ट कंडीशन में इनटू 80 कर मैंने पाएंगे। ऐसे करके क्यों लिखा, ताकि मैंने तुम्हें समझा दिया कि कल को मैंने बोला डबल आइस मेल्ट करनी है तो यस एम की सर। जगह तुम 2m कर लोगे। हाँ सर। कल को मैंने बोला कि मैंने टेम्परेचर चेंज किया है तो 80 की जगह तुम कुछ और वैल्यू ले लोगे। तो ऐसे यस सर। लिखने में क्या फायदा है। कल को मैंने रॉड के बारे में और चीजें चेंज कर दी, उसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी, उसका थर्मल कंडक्टिविटी 5 गुना कर दिया, तो तुम वो सारे चेंजेस यहाँ पर करके एक ही बार डिवाइड करके आंसर निकाल दोगे। क्या मेरी टेक्निक समझ में आ गई सबको? हाँ यस सर। ऐसे की खास टेक्निक नहीं है, मतलब इस तरह से यू शुड गिव इट अ शॉट। इसमें बाकी सब चीजें लोग खुद से मैनेज कर लेते हैं, गड़बड़ तब होती है जब आइस का अमाउंट चेंज कर दिया, या पहले आइस मेल्ट करा रहे थे फिर वाटर को स्टीम में चेंज करा लिया, तो उस केस में वो ये क्यू वाली चीज मिस कर जाते हैं। तो आई होप यहाँ पर सबको समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम। इज सर यहाँ दैट पे ओके? इसके हमें 3 पार्ट करने हैं, तो अब बी पार्ट दूंगा मैं, ठीक है? हाँ बोलो। सर यहाँ पे क्यू इक्वेट कर सकते हैं? क्यू इक्वेट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज सेम एक्सपेरिमेंट है। कल को एक्सपेरिमेंट चेंज किया तो तुम ध्यान रखना, ठीक है? तब रेशियो ही करना पड़ेगा। ओके। ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? बी पार्ट दूंगा यस सर। क्वेश्चन का, ठीक है? तो नाउ आई नीड, एक सेकेंड एक क्वेश्चन लिखना है। लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लेना, हम इसको कंटिन्यू करेंगे पूरा कंसेप्ट समझने के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ सर। लिख लिया सबने? यस। ठीक है, तो वी आर अगेन राइटिंग द सेम क्वेश्चन एंड नाउ आई एम गिविंग यू पार्ट बी। पार्ट बी इज if both the rods are now connected in parallel, how much time will it take to melt the same amount of ice? ओके चलो, यहाँ पे दो रॉड कौन सा? दो रॉड नहीं समझ में आया तुमको? एक जो ओरिजिनली लगाया हुआ था और एक जो रिप्लेस करके लगाया। अच्छा ओके यस। पक्का सबको समझ में आ गया? दो रॉड से मेरा मतलब क्या है? यस हाँ सर। एक जो LKA वाला था और एक जो रिप्लेस करके लगाया था, ठीक है? ये वाला।
किसी का आंसर है 22.5 मिनट, ईशान का आंसर है एक्चुअली, वरुण का आंसर है 10 मिनट, प्रथमेश ने कुछ और सॉरी ही सर, मैंने वो कैलकुलेट गलती किया, से वो 10 मिनट है। 15 मिनट महक का, नहीं ये तो पिछले वाले का आंसर। इसका आंसर और बताओ भाई, इतने सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड 10 मिनट आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर, एक गलती हो गई थी, 10 मिनट्स ही आ रहा है। हाँ सर 10 मिनट्स। एक हाँ सर रॉड 10 से, मिनट आ रहा है। एक रॉड से 30 में और दूसरे रॉड से 15 में, तो दोनों एक साथ लगाए तो 45 नहीं होना चाहिए आंसर? नहीं सर 10 मिनट्स आ रहा है। मतलब 45 वुड बी वेरी रॉन्ग टू से, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टाइम विल बी लेस देन 15 नाउ। ओके, ठीक है। तो जब दो चीजें पैरेलल में है तो अब आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप हीट करंट जो है, सर मैंने तो यहाँ पे नेट थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के रेशियो लेके सॉल्व कर दिया। वैसे किया तुमने? हाँ सर। मैं I1 प्लस I2 से भी कर सकता था इस बार। मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। इक्विवेलेंट मैंने से भी कर यही रहे हो किया। तुम हाँ लोग, सर, मैंने वही किया। तो उसी से सर करता हूँ, x/2 आ रहा था तो 2 से उसी से डिवाइड होना करता था, हूँ। तो हाँ इसमें x/3 आ पढ़ाना रहा तो वो था। है ही। पैरेलल में सर आप बनता है, कौन सा मेथड बोले थे वो भी बाद में बता दोगे? बता दूंगा साइड में। हाँ, पैरेलल में क्या है फॉर्मूला बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस का या कोई भी रेजिस्टेंस का? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R1 क्या है? L/KA। R2 क्या है? L/K इंटू 2A। तो थर्मल रेजिस्टेंस हो गई, ये आ गया 3KA/L। तो पैरेलल की थर्मल रेजिस्टेंस हमको पता चल गई L/3KA। ठीक है, चलो लिख देता हूं। अब हमको Q/T ही कैलकुलेट जो करना है, इस बार मैं फॉर्मूला कौन सा लिख रहा हूं? इस बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, यानी डेल्टा T अपॉन L/K। ओके, तो हमारी पैरेलल की जो भी थर्मल रेजिस्टेंस है that will be 80 upon L upon 3K। ये वैल्यू अभी भी हमारी सेम है ml। टाइम मुझे निकालना है और मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? ml अपॉन फर्स्ट केस में कितना था? 30 मिनट था, इज इक्वल टू, और उसमें कितना था यहाँ पर? K/L इंटू 80। ठीक है, तो व्हेन आई डिवाइड दिस इक्वेशन विद द ओरिजिनल इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी, वी विल गेट T/30 मुसीबत है इसके बाद भी इसको डिवाइड करना। डिवाइड बाई ml/30 इज इक्वल टू 3KA 80/L अपॉन KA 80/L। किसी का मैथ खराब है तो वो यहाँ पर आके भी फंस ही जाएगा। फिर ये आ जाएगा 30/T इज इक्वल टू 3। तो टाइम आ रहा है 10 मिनट्स। सर आप दूसरा मेथड भी बता सकते हैं? मैं ये बोलने वाला था कि हीट करंट इस केस में Q/T जो है वो इधर से अलग हीट फ्लो होती रहेगी और इधर से अलग हीट फ्लो होती रहेगी। तो वी कैन राइट इट एज I1 प्लस I2।
तो वी कुड हैव रिटन Ka by L into 80 plus 2Ka by L into 80. That will also give me the same value, which is 3Ka by L into 80, जो इससे आया। समझ में आया? सर आपने I1 by I2 लिख दिया। I1 plus I2 बोला मैंने बस। सर तो ऐसा ही ना कि हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस में दोनों भी अलग अलग इंडिविजुअल I1 I2 से फ्लो करता है, सीरीज में सेम, तो आपने वैसे यूज किया। हाँ, अगर सिर्फ दो पैरेलल है तभी चलेगा, तो इसलिए ये ज्यादा काम का फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ दो पैरेलल है तो करंट जुड़ सकते हो। अब दो के बाद तीन में क्यों प्रॉब्लम होगी? फिर एक और रॉड आ जाएगी ना अगर सीरीज में, तो फिर वो हम इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे I1 plus I2 plus I3 नहीं कर सकते। वो ऐसा तभी होगा जब तीसरी भी सीरीज में ही हो, वो पैरेलल में ही हो। अगर तीसरी कहीं, वो बाद में ऐसा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है ना, दो पहले पैरेलल में है उसके बाद एक सिंगल है। अच्छा, हाँ सही। ऐसा कुछ, तो वो जो चीज हर जगह काम नहीं कर रही तो फिर उसको फिर अपन तो और ये सेकंड कॉम्बिनेशन में पहले हम दोनों पैरेलल का नेट निकालते हैं, फिर उसके साथ सीरीज के साथ निकालते हैं ना, R1 कर लेते ना। एक क्वेश्चन हाँ उसको सर भी कर लेते हैं। सर टाइम कितना बचा? सर एक डाउट था सर। बोलो बोलो बोलो। सर ये जो क्वेश्चन है सर, ये पूरा सॉल्व करने के बाद मैंने मतलब ऐसा सोचा कि ये पैरेलल में तो फिर 1/t इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2 से भी आ रहा था। आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट। नहीं सर, करेक्ट होगा क्या, वो पूछा था। हाँ, वैसा करेक्ट तो होगा? इसमें तो चल जाएगा वो, मुझे तो पता है कि आता है, ठीक है, लेकिन लाइक वो दैट इज नॉट अ जेनरिक फॉर्मूला, हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ सर, वो बस आ रहा था इसलिए पूछा। हाँ, इस केस में आ रहा है आंसर उससे। लिख के हो गया। लिख दिया है, ठीक है। एक ही सेकंड। हाँ, एक सेकंड, ये लो। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कुछ, अब क्वेश्चन उसको डिच करते हैं। सर आपका एक सी पार्ट भी था ना उसमें? हाँ, वो बहुत लंबा खींच गया, उसको छोड़ते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ तो तुम करके निकल लोगे ना, दो रॉड और उसके आगे फिर एक और तीसरी रॉड, ऐसी कुछ, ठीक है। लेट्स से पैरेलल सीरीज ये लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया A है। ये लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एरिया 2A है। और फिर तीसरी वाली लेंथ इसकी बड़ी कर लेते हैं थोड़ी और, थर्ड वाले की लेंथ है 2L, कंडक्टिविटी है 3K और क्रॉस सेक्शन एरिया है 5A। चलो, तो इस केस में if we have temperature difference as T1 and T2, can you tell me the net heat current between the two blocks A and B? ठीक है, तो नेट हीट करंट कैलकुलेट करके दिखा दो तो तुमको फिर सारे केसेस करना आते हैं। सर 3Ka by L into T1 minus T2। पता नहीं, इतना फास्ट कैसे किया तुम? सर एक्चुअली आप क्वेश्चन लिख रहे थे तभी मैंने सॉल्व कर दिया। अच्छा, चलो ठीक है। सेकंड ट्रैक में फ्लूइड्स बता रहे थे ना तुम, फ्लूइड्स हो रहा है या वर्क पावर हो रहा है? सर अभी तो हमारा रोटेशनल मैकेनिज्म हो रहा है। रोटेशन हो रहा है। सर 3 आ रहा है, 3 AK upon L T2 minus T1। हाँ सर, तो यहाँ पे हम लोग T1 minus T2 है कि T2 minus T1 है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? यूजुअली क्वेश्चन में लिखा होता है साइड में T1 T2 ठीक है सर। ब्रैकेट में T1 ग्रेटर देन T2, ऐसा कुछ लिख हाँ लो। सर। नहीं तो ऑप्शन में जो भी है ना। ओके सर। आया आंसर मैच करने लगा
लिखा तुम लोगों ने चैट में? हुआ सॉल्व? पैरेलल कैसे करना है इसको? तो यहाँ पर बच्चों ये फर्स्ट टू रॉड्स आर इन पैरेलल, तो उनको तुम लिख लो R1 R2 पैरेलल में, R1 R2, एंड द थर्ड वन इज इन सीरीज R3। इसलिए तब से मैं थर्मल रेजिस्टेंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे हो ना हो, ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब इसमें R1 होगा तुम्हारा L/KA, तो इसको लिख लो R। R2 आएगा L/4KA, तो इसको लिख लो R/4। और R3 आएगा 2L/15KA, तो इसको लिख लो 2R/15। चाहो तो एक बार फिर से बना लो अगर उसमें भसड़ लग रही है तो यू हैव R/4 एंड यू हैव 2R/15। 3 रजिस्टर है, कर लोगे सॉल्व इनका इक्विवेलेंट? पहले पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल वाले का 1/R प्लस 1/R/4, दैट विल बी 5/R, तो R पैरेलल, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा R/5 और साथ में 2R/15। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज से आ जाएगा R/5 प्लस 2R/15 कितना होता है? R/3। R/3। ये आ गया R/3। तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? R/3। तो Q इज डेल्टा T/R नेट थर्मल रेजिस्टेंस, दैट विल बी T1 माइनस T2 अपॉन R/3। R की वैल्यू वही पुरानी KA/3 है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। R की वैल्यू सॉरी L/K। सर आपने कैसे बोला टेम्परेचर कैसे T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 कैसे? क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके सर। ठीक है, समझ गया सबको? यस सर। यस सर। इससे लंबा तो आ ही नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है? 3 रॉड से ज्यादा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक ही है। कंडक्शन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने, दो चार क्वेश्चन और कराऊंगा कंडक्शन, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग अगर टी जंक्शन भी निकालते हैं तो फिर ये हम लोग फर्स्ट सीरीज वाले को, सॉरी फर्स्ट वाला रहता तो उसको हम लोग दोनों को एक सीरीज देते हैं, सॉरी पहले दो को पैरेलल हाँ लेते हैं, सर। एक सिंगल और फिर दूसरे के साथ निकालते हैं। हाँ हाँ सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है? सर आप क्लास एंड करने वाले? हाँ, मुझे इससे 2-3 डाउट थे, पूछ लूं क्या? कंसेप्चुअल ये टर्म्स के। पूछो पूछो। सर उन्होंने ये लिखा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वो क्या होता है? किन्होंने? सर वो मॉड्यूल में उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हाँ सर। इक्वल टू mc² तो नहीं लिख के बैठे? नहीं सर। मॉड्यूल लाना पड़ेगा मुझे, फोटो भेज दिया करो, कम से कम देख के ना समझ में आ जाता है किस बारे में बात हो रही है। हीट कैपेसिटी से रिलेटेड था क्या कुछ? सर उन्होंने बस मास एनर्जी इक्विवेलेंस फाइंड करने को बोला था और फिर आंसर कुछ तो मास ही पूछ रहे थे वो एंड में, मास ही आंसर। एक चीज होती है कि आपको कंटेनर का हीट कैपेसिटी नहीं देना है, तो आप उसको इक्विवेलेंट वाटर का मास बता देते हो, समझ रहे हो? हाँ सर।
तो उस केस में आप क्या करते हो, कंटेनर को 25 ग्राम वाटर की तरह ट्रीट कर लेते हो। अच्छा हाँ Got it? सर। हाँ, तो हाँ वो सर। चीज हो सकती है। हाँ सर, वही पूछ रहे थे शायद। ठीक है, वो चीज हो सकती है। आपको कंटेनर की हीट कैपेसिटी देने का मूड नहीं है, तो आपने बोल दिया कि ये जो लोहे का कंटेनर है इसकी हीट कैपेसिटी 25 ग्राम वाटर के बराबर है। ओके, तो हाँ टेक्निकली सर। उसने हीट कैपेसिटी ही दी, सेइंग कि 25 ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी ले लेना। ओके, अच्छा, मतलब मास इक्विवेलेंट, जैसे वाटर मास, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ कंटेनर या समथिंग अच्छा सर, समझा। विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर की सबको पता है। हाँ ओके, सर। ऐसा हो सकता है। ठीक है सर और एक पूछा था, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज। अब रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तुमने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मैं ये बता सकता हूँ कि टेम्परेचर ज्यादा चेंज करने पर चीजों की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो अगर 100 डिग्री से आपने टेम्परेचर बढ़ाया और किसी चीज की रेजिस्टेंस 2% इंक्रीज हो गई, तो तुम बोल सकते हो कि उसकी रेजिस्टिविटी 0.02 से चेंज होती है फॉर पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो जो तुमने बात बोली ना, उसी को इंग्लिश को मैथ्स में लिखने की कोशिश करो। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, सर डेल्टा उसका टर्म क्या होता है, पर उसको डी बोलते हैं? आर बाई डी टी, उसका कोई ऐसा टर्म नहीं है। ठीक है, सर उन्होंने ऑप्शंस में दिया है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट, रेजिस्टिविटी। ये तो वो वाला क्या? दिस ओके इज, हाँ, सर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी टेल्स अस कि रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है विद टेम्परेचर। तो मैं, तुम ऐसे ना डाउट ना फोटो खींच के डाल दिया करो ग्रुप पे, तो मैं हाँ सर, मैं एक्चुअली डालने वाला था पर। डाल दिया करो, उसमें क्या सोचना क्या है, उसमें डाल हाँ दोगे सर। तो कोई ना कोई बता ही देगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। ओके, ओके सर। और सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो होता है जिसपे तीनों स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। ओके सर, तो उसकी तीनों, वैल्यू में लर्न करने की जरूरत है? नहीं, हमें वाटर का पता है, 0 डिग्री पे वेपर भी रहता है, वाटर भी रहता है, आइस रहता है, और किसी का हमें याद नहीं करना। ओके सर। ठीक है, और और सर। और गिवन होगा किसी का भी, हमें याद नहीं करना, मुझे और किसी का नहीं याद। ठीक है, कोई चिंता नहीं। हाँ सर। और सर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तो बहुत बार उन्होंने हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन ऐसा लॉजिक यूज किया था। उस पर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। क्या होता है, जैसे एक बॉल आई तेजी से और दीवार से टकराई, यस तो सर। वो थोड़ा सा हीट हो गई, तो वो कहाँ से आई एनर्जी? तो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा वैसे सर, ओके। वो वाला कंसेप्ट। हाँ सर, मैं तो वो फर्स्ट लॉ से एक कंफ्यूज फॉर्म हो गया ऑफ था। एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ सर उसको मैं। वर्क से कोई रिलेट कर सकता है कि किसी चीज को तुमने जमीन पे घिस दिया, तो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया उतनी हीट जनरेट होगी। समझ रहे हो? हाँ सर, समझा। हाँ, तो मुझे वो, लगा वो फर्स्ट लॉ से इंटरनल नहीं नहीं एनर्जी नहीं, कुछ एक दिया नहीं है। क्वेश्चन से हो जाएगा ये भी कि मैं जमीन पर कोई पत्थर फेंक दूंगा, फिर वो रगड़ के इतनी देर बाद रुक गया, तो बताओ उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा। हाँ सर, ठीक है, समझा। ओके भेज सर। दिया करो क्वेश्चन बिंदास। सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हो ना तुम, इसका मतलब? नहीं, सॉल्व और सभी मतलब। अच्छा, सॉल्व जरूर सॉल्व करना। ठीक है, हाँ सर, किए सर। हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके देन, बाय बाय। बाय सर, बाय थैंक यू। सर। बाय सर आप एक बार बेटा। लास्ट स्लाइड दिखा सर। सकते हो? क्या बेटा? एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? यस, ये लो, ये वाली। हाँ सर, हो गया। ओके, बाय बेटा। बाय सर, हैप्पी संक्रांति। हाँ, सेम टू यू, सेम टू बाय यू। सर।